ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आज हम श्वास प्रेक्षा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेंगे। श्वास प्रेक्षा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने से पहले हम समझते हैं कि श्वास क्या है। भोजन, पानी की तुलना में श्वास अधिक मूल्यवान ऊर्जा स्रोत है। भोजन के बिना हम कई महीनों तक रह सकते हैं। पानी के बिना भी हम कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना हम कुछ पल भी नहीं रह सकते। श्वास हमारे शरीर की चयापचय क्रियाओं का एक अभिन्न अंग है। श्वास और प्राण, श्वास और मन अटूट कड़ी के रूप में काम करते हैं। मन को हम सीधा पकड़ नहीं सकते, प्राण को भी हम सीधा पकड़ नहीं सकते। मन को पकड़ने के लिए प्राण को पकड़ें, प्राण को पकड़ने के लिए श्वास को पकड़ें। जैसे ही हम श्वास को पकड़ते हैं, तो मन की चंचलता दूर हो, मन हमारा एकाग्र हो जाता है। चित्त को जागरूक करने का बहुत ही सक्षम और सरल उपाय है दीर्घ श्वास परीक्षा। दीर्घ श्वास की साधना चिरकालिक अभ्यास, साधक को पल पल रहे अपना ही आभास। जागृत साक्षी भाव में श्वास स्वयं है मंद, गति अगति को देखना प्रेक्षा का नित्यानंद। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग चित्त को वर्तमान में चल रही क्रियाओं पर एकाग्र होने के लिए प्रशिक्षित होने का बहुत ही सरल विधि है। आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे कि एक इमारत ईंटों से मिलकर बनी होती है, वैसे ही हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए हर समय एनर्जी की जरूरत होती है। वह एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वह एनर्जी हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज तो आप सब जानते ही हैं कि हमें भोजन के माध्यम से, जो कि हम ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से मिल ही जाता है। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन हमें मिलती है श्वास के माध्यम से। ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में यह काम करती है, इसको समझने के लिए पहले हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ही भीतर जाती है। व्हाट इज रेस्पिरेशन सिस्टम? Respiration is defined as the movement of oxygen from outside environment to every cell of the body and movement of carbon dioxide in the opposite direction. रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। रेस्पिरेशन भी दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग आप सब जानते ही होंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में भी डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है? क्या कोई बता सकता है? ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को भीतर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन इज ए chemical process of converting glucose into energy by using oxygen and releasing carbon dioxide। जो रेस्पिरेशन है, इसमें हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज्वलन क्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। रेस्पिरेशन जो है दो तरह का होता है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जैसे कि हमने अभी ब्रीदिंग के बारे में बात की, इसको हम ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारा होता है आउट एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के बीच में, हमारे लंग्स के बीच में। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वह हमारे ब्लड और सेल्स के बीच में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं कि हम एल्वेलाई से जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी ब्लड के माध्यम से हर सेल तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड
लंग्स के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे कौन-कौन से ऑर्गन काम करते हैं, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन है नेज़ल कैविटी। यह हमारे नोज़ में एक होलो स्पेस होता है। इसमें एक फ़िल्टर सा लगा होता है। जब हम श्वास लेते हैं, तो जो हमारा बाहर का वातावरण होता है, वह हमारे शरीर का वातावरण होता है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, वह सेम नहीं होता। जो बाहर का वातावरण होता है, हम सब जानते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, जो हवा होती है, वो बहुत ठंडी होती है। लेकिन हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, वो बहुत गर्म होता है। तो जो हमारे नाक में, जो हमारे नोज़ में फ़िल्टर लगा होता है, तो यह जो बाहर की हवा है, उसको फ़िल्टर करके हमारे शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर देती है। सेकंडली, हमारे नेज़ल कैविटी में हमारे सीलिया और म्यूकस भी होता है। सीलिया जैसे इसको टाइनी हेयर भी कह सकते हैं हम। आप सब जानते ही हैं कि वायुमंडल में क्या होता है, जीवाणु, विषाणु, बहुत से बैक्टीरिया भी होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, तो बहुत से धूल कण भी हमारे श्वास के साथ हमारे भीतर जाते हैं। लेकिन हमारे नेज़ल कैविटी में टाइनी हेयर्स होते हैं, जहाँ पर वो धूल कण रोक लिए जाते हैं। अगर वो आगे चले भी जाते हैं, तो उससे आगे हमारे संधि स्थल पर हमारे म्यूकस होता है, जिसे कि श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, वहाँ पर रोक लिए जाते हैं, जिससे कि जो हमारे भीतर हवा जाती है, वह पूरी प्योर होकर ही जाती है। उससे अगला हमारा पार्ट है फारिंक्स, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और यह हमारा फूड पाइप और विंड पाइप के ऊपर होता है। यह है फूड पाइप और यह फूड डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन पाथ है। जो हम मुँह से भोजन को ग्रहण करते हैं वह पहले फारिंक्स में ही जाता है और फारिंक्स से बाद फूड पाइप में चला जाता है। ऐसे जो हम श्वास लेते हैं वह नाक के माध्यम से पहले फारिंक्स में ही आती है, उसके बाद वह विंड पाइप में जाती है। तो ये दोनों के लिए कॉमन रास्ता है फारिंक्स का जो होता है। उसके आगे है लारिंक्स। जो लारिंक्स होता है, जो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लारिंक्स जो होता है, इसको यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं से हमारा फूड पाइप और विंड पाइप का रास्ता अलग-अलग होता है। जब इसके ऊपर एक ढक्कन के आकार का एपिग्लोटस सा होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वह ढक्कन खुल जाता है एपिग्लोटस। तभी कहते हैं कि हमें खाना खाते समय ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते समय बोलते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा खाना विंड पाइप में चला जाता है, जिसके कारण हमें कई बार हथू वगैरह भी आ जाता है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये साइंटिफिक रीज़न है, इसीलिए कहते हैं कि हमें खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। उससे आगे आता है हमारा ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसको एयर कंडक्टिंग ट्यूब भी बोलते हैं और यह जो है इसके अंदर भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, हमारे ट्रैकिया में भी। जब हम जो धूल कण पहले तो टाइनी हेयर्स के द्वारा रोक लिए जाते हैं और आगे म्यूकस के द्वारा रोक लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे भीतर चले भी जाते हैं, तो उसको यहाँ पर ट्रैकिया में हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा रोक लिया जाता है। और ट्रैकिया में एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारे लंग्स का सीधा रास्ता भी तय होता है। इसके 2 पार्ट बन जाते हैं जिसको कि ब्रोंकाई बोलते हैं, जो कि दोनों ओर लंग्स में जाते हैं। और ब्रोंकाई आगे चलकर आगे छोटे-छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे कि ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में भी एक अंगूर के गुच्छे के समान एक संरचना होती है, जिसे कि एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई ही एक ऐसा पार्ट है, जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई ही एक ऐसा स्थान है, जहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। एल्वियोलाई के बाद आता है हमारे लंग्स। लंग्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। ये हमारे लंग्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में पेयर के रूप में होते हैं।
राइट साइड में होता है एक हमारे चेस्ट के और एक लेफ्ट साइड में होते हैं। जो राइट साइड का लंग होता है वो लेफ्ट साइड से बड़ा होता है। क्या कोई बता सकता है कि क्यों बड़ा होता है? इसलिए बड़ा होता है क्योंकि राइट साइड का जो लंग है उसका जो लेफ्ट साइड का लंग है उसमें हमारा हार्ट भी होता है। हार्ट को पोजीशन देने के लिए हमारा लेफ्ट साइड का लंग जो होता है वो छोटा होता है। राइट साइड का लंग 3 लोब्स का बना होता है और लेफ्ट साइड का लंग 2 लोब्स का बना होता है। जो राइट साइड का लंग है उसका वेट 620 ग्राम होता है और लेफ्ट साइड के लंग का वेट 570 ग्राम होता है। अब हम समझते हैं कि ये लंग्स है जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पर हमारी जो लंग्स में हमारी कैपिलरीज़ होती है, जहाँ पर हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। कैपिलरी सभी सेल्स और टिश्यूज़ के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर कैपिलरीज़ में छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से हमारी बॉडी के हर अवयव तक, हर अंग तक, हर कोशिका तक पहुँचा दिया जाता है। हमारे लंग्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका हम सामान्यतः कितना भाग यूज़ करते हैं? आप सब क्या बता सकते हैं? हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है और हम उसका यूटिलाइज़ कितना करते हैं? हमारे लंग्स की कैपेसिटी है 5 से 6 लीटर, लेकिन हम कितना यूज़ करते हैं? हम सिर्फ़ उसका आधा से 1 लीटर ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर 4 से 5 लीटर तक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अब हमने सबने जाना कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं और वो इन ऑर्गन्स का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या-क्या काम है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि जब हम जो हमारे लंग्स हैं, ये क्या है? ये मांसपेशी रहित होते हैं। जो हमारी श्वसन क्रिया है, उसमें ये सीधे रूप में इनका प्रयोग नहीं होता। श्वसन क्रिया में हमें यांत्रिक बल जिन मांसपेशियों से मिलता है, वो है डायाफ्राम पहला, डायाफ्राम को ऊपर-नीचे खिसकाकर, दूसरा है हंसली की मांसपेशियों को ऊपर-नीचे खिसकाकर और तीसरा है अंतरपुष्कीय मांसपेशियों के संकुचन एवं विस्तार के द्वारा। इन तीनों मांसपेशियों का प्रयोग होता है जब हम श्वसन क्रिया करते हैं। इस श्वसन क्रिया में जब हम वैज्ञानिक तरीके से जब हम श्वास लेते हैं, हंसली, पसली और तनुपट का समुचित योग करते हुए मंद एवं दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे लंग्स जो कि आधा से 1 लीटर हम यूज़ करते हैं सामान्यतः, उसकी कैपेसिटी बढ़कर 4-5 लीटर तक ला सकते हैं और इससे हमारी क्या होती है, हमारी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। क्योंकि इससे हमारी ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। जब हमारी ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तो उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। हमारी सेल्स जो कि हर समय कार्य में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, जो कि हमारी जितनी भी क्रियाएँ होती है, हमारे सेल्स है जो कभी हर समय नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल्स टूटते रहते हैं। जो जितनी भी कार्यक्षमता सेल्स की वो क्या होती है, उसकी बढ़ जाती है। जिससे जब हमारी सेल्स की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। सेल्स का प्रभाव हमारे लंग्स पर भी पड़ता है। हमारे लंग्स में करोड़ों की संख्या में छोटे-छोटे कुटीर हैं, जिसका काम है सिर्फ श्वास भरना और श्वास छोड़ना। जब हम श्वास लेते हैं, तो ये फैल जाते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं, तो ये सिकुड़ जाते हैं। जब हम जब हम छोटा श्वास लेते हैं तो इनका पूरा प्रयोग नहीं हो पाता, लेकिन जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे श्वास जो लंग्स के श्वास प्रकोष्ठ है उनका समुचित प्रयोग हो पाता है। श्वास प्रेक्षा से हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान भी अच्छे से हो पाता है। जब हम छोटा श्वास लेते हैं तो इससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो पाता
ऑक्सीजन हमारी हर कोशिका को नहीं पहुंच पाती और कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छे से बाहर निकल नहीं पाती। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो स्टेशन पर एक ट्रेन आती है। हम सबको पता है कि ट्रेन 10 मिनट रुकने वाली है, ठीक है। तो फिर जो भी यात्री है जो ट्रेन में बैठे हैं उनको पता है कि ट्रेन 10 मिनट रुकेगी। तो वो जब उनको पता है 10 मिनट रुकेगी तो वो जल्दी नहीं करेंगे उतरने की। और जो चढ़ने वाले हैं उनको भी पता है कि ट्रेन 10 मिनट रुकने वाली है, तो वो भी जल्दी नहीं करने की चढ़ने की। इससे क्या होगा कि जो चढ़ने वाले हैं वो भी बड़े आराम से ऊपर चढ़ सकेंगे और जो उतरने वाले हैं वे भी बड़े आराम से उतर सकेंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट ही रुकने वाली है तो फिर क्या होगा? चढ़ने वाले हैं उनके मन में भी हड़बड़ाहट मच जाएगी और जो उतरने वाले हैं उनके मन में भी हड़बड़ाहट मच जाएगी, पूरी हलचल मच जाएगी। इससे क्या होगा? कोई गिर भी सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है। ऐसे ही जब हम छोटा श्वास लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे गैसों का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि क्या होता है कि हमारी हर कोशिका को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती और कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छे से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज होने का टाइम अच्छा मिल जाता है। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारा श्वास 10 से 12 सेकंड भीतर रुकना चाहिए ताकि वहां पर हमारा गैसों का आदान प्रदान अच्छे से हो सके। श्वास प्रेक्षा का प्रभाव हमारे ग्रंथियों पर भी पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो हमारे भीतर से हमारे ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि हमें हैप्पीनेस फील होती है। हैप्पीनेस के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि जो हमारा स्वभाव, जब हम छोटा श्वास होता है तो हम बहुत ज़्यादा क्रोध, आवेश, आवेग में आप नोट कर सकते हैं कि जिसका श्वास छोटा होता है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जिसका श्वास बड़ा होता है उसको गुस्सा भी कम आता है। जब इससे क्या होता है कि जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे हैप्पीनेस के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे हमारे स्वभाव, भाव, चारित्र में परिवर्तन आ जाता है। कहा भी जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जब जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है तो इससे क्या होता है कि हम दुनिया को भी तटस्थ भाव से देखने लग जाते हैं। प्रेक्षक ध्यान गीत में भी आता है, बदलता संसार आनापान के द्वारा। जब हम श्वास का लेना और छोड़ना राग द्वेष से मुक्त होकर देखते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा दुनिया के प्रति नजरिया ही बदल जाता है, हमारी संसार ही बदल जाता है। श्वास प्रेक्षा का प्रभाव हमारे ब्रेन के एक पार्ट अमिगडाला पर भी पड़ता है। अमिगडाला एक ऐसा पार्ट है कि सॉरी, जब हम क्रोध में होते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम शांत होते हैं, दीर्घ श्वास प्रेक्षा के द्वारा हम अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं। आप सब जानते ही हैं कि जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का जब किसी को क्रोध आता है, अगर वो उस समय दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करता है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। आप कभी नोट करके भी देख सकते हैं इसका प्रयोग। आपको जब कभी भी क्रोध आए, आप उस समय अपने श्वासों की तरफ देखना शुरू करें, अपने श्वास को दीर्घ कर दें। जब आप अपने श्वास को दीर्घ कर देंगे तो आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा। जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग लगातार करते हैं तो जो हमारे ब्रेन का अमिगडाला है उसका साइज भी छोटा हो जाता है। श्वास प्रेक्षा का प्रभाव हमारे लंग्स पर भी पड़ता है। आप सब जानते हैं कि हमारे लंग्स जो है वो ऊष्मा, अंधकार एवं स्निग्ध होते हैं। जब हम छोटा श्वास लेते हैं
तो इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जिससे कि क्या होता है कि हमारे लंग्स जो कि हमारे अंधकार, ऊष्मा और स्निग्ध है, वह बहुत से जीवाणु विषाणुओं का ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में हम डेली सफाई करते हैं, लेकिन हम कभी एक कमरे की सफाई छोड़ देते हैं। 2-3 महीनों के लिए हम एक कमरे को बंद कर देते हैं कि हम इस कमरे का यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो इसकी सफाई करने की भी क्या ज़रूरत है। मान लो हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम 2-3 महीने के बाद उस कमरे को खोलते हैं, तो आप देखेंगे कि उस कमरे में से कितनी स्मेल आती है। आप उस कमरे के अंदर नहीं जा सकोगे। वो वहां पर अब बहुत सारे जीवाणु विषाणु भी आपको नजर आएंगे। ऐसे ही जब हम अपने लंग्स का लेकिन ऐसे यदि हम अपने उस कमरे की सफाई डेली करें, तो वहां पर कोई भी जीवाणु विषाणु नहीं होंगे। ऐसे ही यदि हम अपने लंग्स का पूरा यूटिलाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स हैं वो पूरे क्लीन हो जाते हैं, जिससे कि जीवाणु विषाणु जो है हमारे लंग्स में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग रूटीन में करते हैं, तो इसका प्रयोग करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सावधानी जो है हमें श्वास लेते समय यह भी बहुत ज़रूरी है। वह है कि जब हम श्वास लें तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब हम श्वास छोड़ें तो हमारा पेट सिकुड़ना चाहिए। कहीं आजकल हम देखते हैं कि तनाव के कारण किसी का मानसिक तनाव होता है, किसी को कोई भी तनाव होता है, जिसके कारण कि श्वास हमारा उल्टा चलता है। हमने यह भी नोट करना है कि जब हम श्वास लें तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब हम श्वास छोड़ें तो हमारा पेट सिकुड़ना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें श्वास परीक्षा का प्रयोग करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप सब बैठ जाओ और श्वास परीक्षा का प्रयोग दिन भर करते रहो, काम छोड़कर बैठ जाओ, मैं ये नहीं कहती। मैं यही कहूँगी कि जो श्वास हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका प्रयोग हम दिन में कभी भी जब भी हम फ्री हो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग आप प्रेक्षा नहीं कर सकते हर समय, आप काम करते हुए भी दीर्घ श्वास का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। जैसे कि आप चल रहे हैं, आप चलते हुए भी दीर्घ श्वास का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप 5 स्टेप चलें, तो श्वास लेते हुए आप 5 स्टेप चलें, और नेक्स्ट 5 स्टेप आप श्वास को रोकते हुए चलें, और नेक्स्ट 5 स्टेप को आप श्वास छोड़ते हुए चलें। तो आप किसी भी काम के साथ श्वास को जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आप वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। सेकेंडली, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी जागरूकता बनी रहेगी। जब हमारा किसी भी काम को कर रहे हैं, उसकी हमारी काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जो काम हमें काफ़ी समय लग जाता था, जिस काम को करने में हम चिंतन विचार में लगे रहते थे, वो हमारा छूट जाएगा, जिससे कि हमारा वो काम भी जल्दी हो जाएगा। जब हम ऐसा श्वास परीक्षा का प्रयोग दिन भर करेंगे, दिन भर जितना भी हमें टाइम मिलेगा करेंगे, और जब हम फ्री हों तो दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे, तो हम गुरुदेव की जो आचार्य गुरुदेव श्री तुलसी की उक्ति है, श्वास परीक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उसको भी साकार कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।